बच्चों, अब हम है ना सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का एक और फिनोमेनन होता है जिसे कहते हैं बीट्स। बीट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बीट्स क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल में जैसे इंटरफ्रेंस होता था, इंटरफ्रेंस में क्या होता था कि एक बार मैक्सिमा बनता था, फिर मिनिमा बनता था। मैक्सिमा माने हाईएस्ट, फिर मिनिमम आवाज आती थी, फिर मैक्सिमम आवाज आती थी, फिर मिनिमम आवाज आती थी, फिर मैक्सिमम आवाज आती थी। ये जो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड जो बीट उसमें इंटरफेरेंस में होता था वो पाथ डिफरेंस के कारण होता था। किसके कारण होता था? पाथ डिफरेंस के कारण। बीट्स में वही प्रोसेस होता है लेकिन वो टाइम डिफरेंस के कारण होता है। तो क्या होता है कि इंटरफेरेंस में तो पोजीशन बदलती थी, बीट्स में टाइम बदलता था, मतलब एक ही पॉइंट पर अलग अलग टाइम पर होता था। देखिए मैं आपको समझाता हूं इस बात को कि इन इंटरफेरेंस due to superposition of two waves, due to superposition of two waves, है ना, consecutive maxima and minima, consecutive maxima and minima in interference due to superposition of two waves, consecutive maxima and minima, maxima and minima मतलब highest and lowest frequency, वो intensity है ना, are produced at different positions or points, at different positions or points. अच्छा, जहां एक बार मैक्सिमा हो गया वहां हमेशा मैक्सिमम होगा, जहां एक बार मिनिमा हो गया वहां हमेशा मिनिमम होगा। तो इंटरफेरेंस पोजीशन डिपेंडेंट था। अब बीट्स में क्या होता है, बट इन केस ऑफ बीट्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा, maxima and minima occur, maxima and minima occur at the same point, but with different time, हाँ जी। तो देखिए मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जैसे यहां पर मैं इंटरफेरेंस और बीट्स में एक डिफरेंस क्रिएट करूंगा, इंटरफेरेंस एंड ये है बीट्स। देखिए दोनों में क्या अंतर है। इंटरफेरेंस होता है पोजीशन डिपेंडेंट, पोजीशन और पाथ डिपेंडेंट, ज्यादा अच्छी तरह से बोलो, पोजीशन और पाथ डिपेंडेंट, पोजीशन और पाथ डिपेंडेंट, राइट। और इसमें क्या होता था, इसमें टाइम डिपेंडेंट होता है, देखिए इंटरफेरेंस के केस में क्या होता था कि मैक्सिमाज एंड मिनिमाज are formed at maximas and minimas are formed at different positions,
डिफरेंट पोजिशंस, एट डिफरेंट पॉइंट्स और पोजिशंस, है ना, एट डिफरेंट पॉइंट्स और पोजिशंस। राइट। इन बीट्स, बीट्स में क्या होता है, मैक्सिमाज, मैक्सिमाज एंड मिनिमाज, मिनिमाज आर, मिनिमाज, मैक्सिमाज एंड मिनिमाज आर found at same point, at same point, but at different times, different times। ठीक है, चलिए, तो देखो इसमें जैसे ये मैक्सिमम होता था इंटरफ्रेंस में, फिर एक मिनिमम होता था, फिर मैक्सिमम होता था, फिर मिनिमम होता था, ये पोजीशन पर अलग अलग होते थे, अलग अलग पोजीशन पर थे। यहां क्या होता है, मैक्सिमम होता था, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, एक ही पॉइंट पर होता है, अलग अलग टाइम पर। ये जो एक मैक्सिमा से एक मैक्सिमा के बीच में जो गैप होता है, इसे कहते हैं वन बीट। क्या कहते हैं इसको, वन बीट कहते हैं। इसी तरह देखो, जैसे मैक्सिमा के बाद मिनिमा आता है, द गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा, यहां से लेके यहां तक का जो गैप होता है, इसे कहते हैं वन बीट। और बताता हूं, देखो एक मैक्सिमा हो रहा है फिर यहां पर, है ना। अब ये मैक्सिमा टू मैक्सिमा जो गैप है ना, इट इज वन बीट। मिनिमा टू मिनिमा गैप है, वो भी वन बीट है। यानी कि दो मिनिमम के बीच का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड वन बीट। दो मैक्सिमास के बीच का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड वन बीट। करेक्ट। चलिए, अब अपन मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बीट्स की बात करते हैं, है ना। तो बीट्स का हम देखिए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बीट्स को जो है ना डिफाइन करूं। व्हेन टू वेव्स, व्हेन टू वेव्स of nearly equal frequencies, nearly approximately, है ना, nearly equal frequencies are superimposed. When two waves of nearly equal frequencies are superimposed, है ना। When two waves of nearly equal frequencies are superimposed, then at a point, मैक्सिमाज और या ये कहिए एट अ पॉइंट, चलो मैक्सिमाज मिनिमाज बोल दो, मैक्सिमाज और मिनिमाज है ना, आर प्रोड्यूस्ड विथ टाइम। तो देखिए, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड increases, decreases, increases, decreases consecutively with time. With time. तो देखिए, when two maximas, are produced,
when two maximas are produced. We say one beat is produced. तो आप थोड़ा सा इसको जो है समझने की कोशिश करो. Likewise, in between two minima one beat is produced. है ना? तो अगर मान लो एक मैक्सिमा हुआ, राइट, मैक्सिमा में एरो ऊपर, फिर दूसरा मिनिमा हुआ, फिर एक मैक्सिमा हुआ, फिर एक मिनिमा हुआ, फिर एक मैक्सिमा हुआ, फिर एक मिनिमा हो गया, राइट. अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर कि ये जो मैक्सिमा से मैक्सिमा का जो गैप है इसे हम वन बीट कहेंगे, राइट. मिनिमा से मिनिमा का जो गैप है दैट इज वन बीट. मैक्सिमा से मैक्सिमा के गैप को कहेंगे वन बीट. मिनिमा से मिनिमा की गैप को कहेंगे वन बीट. समझ गए ना? अब देखो ये बात हो गई समझ की, है ना. इसको बीट पीरियड बोलेंगे, राइट. तो ये तो एक समझ की बात हो गई. अब हम इसकी मैथमेटिक्स करेंगे, मैथमेटिक्स पर बात करेंगे, है ना. तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सपोज टू वेव्स आर एट जीरो. सपोज टू वेव्स प्रोड्यूसिंग बीट्स. सपोज टू वेव्स प्रोड्यूसिंग बीट्स. थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ना, समझ में बहुत आराम से. सपोज टू वेव्स प्रोड्यूसिंग बीट्स. तो देखिए y1 को मैं कह रहा हूं a sin ओमेगा 1t. y2 को मैं कह रहा हूं a sin ओमेगा 2t. अब हम कहेंगे a sin ओमेगा 1, a sin ओमेगा 1. ओमेगा 1 को कहेंगे 2 पाई न्यू टी. इसको कहेंगे a sin, इसे कहेंगे 2 पाई न्यू प्लस x इंटू टी. x इज द डिफरेंस. x इज व्हाट? x इज फ्रीक्वेंसी डिफरेंस. फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ये x है. अब आप समझने की कोशिश करो कि x इज फ्रीक्वेंसी डिफरेंस. तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा न्यू 1 इक्वल टू न्यू एंड न्यू 2 इक्वल टू न्यू प्लस x. न्यू 1 इक्वल टू न्यू एंड न्यू 2 इक्वल टू न्यू प्लस x. ये जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आया है ना, इसके बारे में अब अपन जरा बात कर लेते हैं. और मैं दोनों वेव्स को जो है ना सम करूंगा, इनका सुपरपोजिशन करूंगा. y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 प्लस y. y रिजल्टेंट वेव है, तो रिजल्टेंट वेव इक्वल टू a कॉमन ले लिया. आप जरा चेक करेंगे sin 2 पाई न्यू टी प्लस sin 2 पाई न्यू प्लस x इंटू टी. ठीक है जी. अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, हम जानते हैं सभी. मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ जो कि आप लोग जानते हैं. मतलब मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिख रहा हूँ. साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं. तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन. राइट. अब मैं यहां पर इसको अप्लाई करूंगा इस फॉर्मूले. तो देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, आप लोग चेक करना, है ना. आई कैन डू मिस्टेक, मैं गलतियां कर सकता हूं. देखो c प्लस डी डिवाइड बाई 2, तो मैं लिख रहा हूं इसको साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2. देखो c प्लस डी डिवाइड बाई 2 को मैं क्या लिखूंगा? दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2. तो मैं लिख रहा हूं 2 पाई न्यू टी, 2 पाई न्यू टी प्लस 2 पाई एक्स टी. ये आपका एक चीज है. दूसरे में लिख रहा हूं कॉस. कॉस में c माइनस डी लिखेंगे. c माइनस डी में देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बड़े वाले को c मान ले रहा हूं,
इसको सी मान ले रहा हूं बड़े वाले को, है ना, इसको सी मान ले रहा हूं, तो साइन सी है वो। सी माइनस डी करने के लिए मैं थोड़ा सा देख रहा हूं कि इसको सी मानूं कि उसको सी मानूं, किसी को मान लो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। ध्यान दो, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। तो यहां पे मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2 पाई टी कट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 2 पाई x इंटू टी। करेक्ट। अब इसको मैं दोबारा यहां पे रीराइट कर रहा हूं, y इक्वल टू 2a cos 2 पाई x t, और यहां लिख रहा हूं साइन 2 पाई म्यू टी प्लस 2 पाई एक्स टी। ठीक है, अब हम इसमें से एक फंक्शन को मान लेते हैं एम्पलीट्यूड, तो मैं इसको लिख देता हूं कि दिस इज एम्पलीट्यूड, तो मैं लिख दूंगा y इक्वल टू आर माने एम्पलीट्यूड, आर साइन 2 पाई म्यू टी प्लस ये एक मिनट 2 पाई न्यू टी आएगा और ये आएगा, ये पाई एक्स टी आएगा, 2 नहीं है ना, हाँ 2 यहां भी नहीं आएगा, पाई एक्स टी आएगा ये। ठीक है, अब देखिए आप, अब हमारे लिए ये आर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है, वो तो एक वेव क्रिएट कर देगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आर। तो देखिए मैं इस आर को यहां लिख रहा हूं, या आगे देखते लिखते हैं, ठीक है ना, देखिए मेरा लिखने का स्टाइल, मैं लिख रहा हूं आर इक्वल टू 2a cos, एक मिनट चेक करो क्या था यहाँ पे, पाई एक्स टी था ना। अच्छा एक चीज और है, ये यहां से 2 भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो c माइनस डी करेंगे ना, डिवाइड बाय 2 करेंगे। देखिए ये क्या है, ये है फॉर्मूला, ये है, तो इसके अंदर ये जो है ना, ये डिवाइड बाय 2 है, आप ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो 2 से डिवाइड करेंगे तो वो पाई से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना आर की जगह ये पाई एक्स ही आएगा। चलिए जी, ओह सॉरी, तो आप देखिए 2a cos पाई एक्स टी, अब आप देखो क्या होने वाला है, जब ये है ना आर, तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब मुझे इसके जो है ना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, अब मुझे जो है इसका वो पता करना है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखिए सबसे पहले मैं कंडीशन ऑफ आर मैक्सिमम लिख लेता हूं, है ना, तो फॉर आर मैक्सिमम, बताइए आर मैक्सिमम क्या आएगा, आर मैक्सिमम आएगा, इसको 1 करें या क्या करें, आर मैक्सिमम देखो पता है आर मैक्सिमम क्या क्या आएगा, आर मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाले होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आर मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाले होंगे, 2 होंगे, पॉजिटिव वाला भी होगा नेगेटिव वाला भी होगा, नेगेटिव वाले को मैक्सिमम नहीं कहेंगे हम, है ना। तो देखिए फॉर आर मैक्सिमम इधर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, एम्पलीट्यूड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, दोनों ही मैक्सिमा कहलाएंगे, क्योंकि दोनों में आवाज जोरदार आती है। जैसे ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव एम्पलीट्यूड होता तो आवाज नहीं आती, स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाता। देखिए आपको मैंने पढ़ाया था इंटेंसिटी इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, है ना, हाँ, तो इंटेंसिटी इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर पढ़ाया था, तो अगर आपने एम्पलीट्यूड स्क्वायर कर दिया तो वो इंटेंसिटी आएगा, तो इसलिए जो है ना आपका ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर ही आएगा, तो स्क्वायर कर दोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव होगा, इसलिए हम आर के मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए निकालेंगे, तो दोनों के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, cos 2 पाई एक्स टी, है ना, ये पाई एक्स टी, सॉरी cos पाई एक्स टी, इसको आप लिखिए 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, इस तरह से आप लिखते चले जाइए इनफाइनाइट। तो देखो क्या होने वाला है, अच्छा सॉरी cos पाई एक्स टी है ना, तो इसका तो आप पहले तो इसको वो करो ना, 1 करो, प्लस माइनस 1 करो, आप इसको लिखो,
देखिए सबसे पहले तो हम कहेंगे फॉर आर मैक्सिमम कॉस पाई एक्स टी, इसे कहेंगे हम प्लस माइनस 1, दोनों ही कहेंगे। तो इसलिए फिर पाई एक्स टी की वैल्यू क्या आएगी? पाई एक्स टी की वैल्यू आएगी पाई 3 पाई 5 पाई 2 पाई भी आएगा, जीरो भी आएगा, जीरो भी आएगा। यहां पर ना जीरो भी तो आएगा ना, जीरो होगा जब भी प्लस 1 होता है ना। तो ध्यान दीजिए, जीरो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, इस तरह से आप करते चले जाइए। तो t इज टाइम फॉर द मैक्सिमाज। आप डिवाइड करिए x पाई x से दोनों को, तो देखिए यहाँ आएगा जीरो, इधर आप पाई को पाई x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई x आएगा, इधर आएगा 2 बाई x, इधर आएगा 3 बाई x, इधर आएगा 4 बाई x। इसका मतलब दीज आर द टाइम्स फॉर मैक्सिमाज। तो देखो आप यहां पे लिखिए, these are times for maximas। सबसे पहला मैक्सिमा होता है t इक्वल टू 0 पर, दूसरा मैक्सिमा होगा t इक्वल टू 1 पर x पर। तो देखिए एक मिनट जरा, मैं पेन थोड़ा सा वाइट चेंज करना चाहता हूं, वाइट लेना चाहता था ना। देखो सबसे पहला मैक्सिमा ये हुआ है ना, फिर दूसरे नंबर का मैक्सिमा ये हुआ, तीसरे नंबर का मैक्सिमा ये हुआ, चौथे नंबर का मैक्सिमा ये हुआ, 5 नंबर का मैक्सिमा ये हुआ। कोई से भी दो मैक्सिमास के बीच का टाइम गैप, उसे हम कहते हैं 1 बीट पीरियड। तो ध्यान दीजिए, these are times for maximas। तो टाइम गैप between any two consecutive maximas, टाइम गैप between any two consecutive maximas। ध्यान दीजिए, टाइम गैप between any two consecutive maximas, टाइम गैप between any two consecutive maximas is called 1 beat period, is called beat period, है ना। तो बीट पीरियड, इस बीट पीरियड को हम कह सकते हैं टी कह दो आप, टी बीट कह दो, बी फॉर बीट कह दो, टी बीट। इट इज कोई से भी दो के बीच का गैप निकाल दो, 1 अपॉन x माइनस 0, 1 अपॉन x आएगा, 3 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x, 1 अपॉन x आएगा, समझ गए। तो इट विल बी 1 अपॉन x, इसे इट इज बीट पीरियड, एंड दिस 1 अपॉन x इज व्हाट 1 अपॉन न्यू टू डिफरेंस न्यू 1। आप ध्यान दीजिए, दैट इज 1 अपॉन डेल्टा न्यू, that is 1 upon delta nu। it is beat period, है ना, this is beat period। अब जब ये beat period है ना, तो पता है मैं beat frequency किसको बोलूंगा, it is beat period। एक बीट का टाइम, एक बार तेज आवाज आकर के फिर कम होकर वापस ले जाएगी, उसका टाइम ये बीट पीरियड हो गया। अब जब ये बीट पीरियड हो गया तो देखो बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी आएगा 1 अपॉन टी बीट पीरियड। तो दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू डेल्टा टी। डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी के बराबर बीट होता है, यानी जितना डिफरेंस होगा उतने ही बीट बनेंगे, जितना डिफरेंस होगा उतने बीट बनेंगे, करेक्ट। तो अगर मान लो दो फ्रीक्वेंसी है, सपोज एक कोई है 200 और एक कोई है 204 है, तो 200 एंड 204 है, तो बीट कितने बनेंगे 4 बनेंगे। अगर एक फ्रीक्वेंसी 200 है और दूसरी 196 है तो भी 4 बीट्स बनेंगे। हाँ, डिफरेंस देखना है,
हैं, यानी कि बीट्स कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। अगर आपको दो ट्यूनिंग फोर्क दे दें और दोनों की फ्रीक्वेंसी बता दें तो कितने बीट बनेंगे? कुछ नहीं, उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बनेगा पर सेकंड, ये आएगा पर सेकंड। दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, ठीक है ना। ये बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है, राइट। अब देखो यूजेज ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, यूजेज ऑफ बीट्स, यूजेज ऑफ बीट्स, बीट्स का क्या यूज है, यूजेज ऑफ बीट्स का क्या यूज है। देखिए यूजेज ऑफ बीट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं है ना दो फ्रेंड्स को लेकर के एक एग्जांपल देना चाहता हूं और बहुत ही आसान सा एग्जांपल दूंगा मैं। तो आई विल डिस्कस अबाउट द बीट्स, बट आई विल डिस्कस अबाउट द बीट्स आफ्टर फ्यू मिनट्स। देखिए मैं आपके सामने एक सिचुएशन खड़ी करता हूं और आप उस सिचुएशन पर विचार करना। मान लीजिए ए एक फ्रेंड है और बी एक फ्रेंड है। ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स, ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स। एक एक शब्द, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। ए और बी दोनों फ्रेंड्स हैं। सपोज ए इज हैविंग 1000 रुपीज, ए के पास में कितने रुपए हैं? 1000 रुपीज। बी के पास कितने रुपए हैं? पता नहीं। बी के पास कितने रुपए हैं? पता नहीं। लेकिन एक बात पता है कि दोनों के जो मनी का डिफरेंस है वो 50 रुपीज है, यानी कि डिफरेंस इज नो, डिफरेंस इज 50 रुपीज। अब बताइए बी के पास कितने हैं? तो देखिए A is having 1000 rupees. What amount B is having? We don't know, but we know the difference is 50. अब B के पास कितने हैं? B के पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 50 है ना। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो 1050 है या 950 है, दोनों में से एक है। इधर 1050 और 950। अब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमें इसमें से एक आंसर को पिक करना है। कैसे पता लगाएं? तो हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसे दी जाती है कि सपोज ए रिसीव्ड सम मनी फ्रॉम समवेयर, ए रिसीव्ड सम मनी फ्रॉम समवेयर। सपोज ए रिसीव्स 10 रुपीज फ्रॉम समवेयर एंड द डिफरेंस इंक्रीजेज। अब ए ने कुछ 10 रुपीज मिले और डिफरेंस इंक्रीज हो गया। तो डिफरेंस इंक्रीज हो गया, इसका मतलब बी के पास कितने रुपए हैं? इफ ए इज गेटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम समवेयर, ए ने कहीं से कुछ प्राप्त किया तो गेन किया तो डिफरेंस बढ़ गया। डिफरेंस बढ़ गया, इसका मतलब बी इज हैविंग 100% 950। पक्का 950 है तभी तो डिफरेंस बढ़ेगा ना। ओके, अगर मान लीजिए ए इज रिसीविंग सम अमाउंट फ्रॉम समवेयर एंड द डिफरेंस इज डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब है कि 1050 पक्का। चलिए एक बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए बी इज रिसीविंग सम मनी फ्रॉम समवेयर एंड द डिफरेंस इज डिक्रीजिंग, अब सोचो क्या होगा। बी ने कुछ गेन किया और डिफरेंस डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा? बी का इसका मतलब पहले 950 थे, तभी तो वो गैप होने के बाद में कम हो रहा है। अब थोड़ा सा इन बातों को वापस से सुनेंगे तो बातें समझ में आएगी। ए और बी दो फ्रेंड्स हैं। ए के पास 1000 रुपीज है, बी के पास कितना रुपया है पता नहीं, लेकिन बी का डिफरेंस पता है 50 रुपीज। इसका मतलब बी के पास में दो पॉसिबिलिटीज हैं, 1050 एंड 950। करेक्ट। अब हुआ क्या है कि अगर ए को कुछ अमाउंट कहीं से रिसीव हो गया तो जो डिफरेंस है वो कम हो गया। कम हो गया इसका मतलब 1050 है और डिफरेंस बढ़ गया, इसका मतलब 950। इसी प्रकार अगर मान लो ए का कुछ अमाउंट खो गया कि सम एक्सपेंस, चलो कुछ खर्चा कर दिया, तो ए ने कुछ बाई कर लिया बाजार से, तो उसका पैसा कम हो गया। उसका पैसा कम हो गया, अब बी के साथ में उसका जो है ना डिफरेंस कम हो रहा है, अगर तो इसका मतलब 950 आंसर बी का। इसी तरीके से अगर बी ने मान लो कहीं से पैसा ले लिया और पैसा गेन करने के बाद में इसके साथ डिफरेंस कम हो गया, तो डिफरेंस कम होगा तो क्या होगा? कुछ पैसा ले लिया तो इसके साथ में पैसे का डिफरेंस कम हो जाएगा। कम हो गया, इसका मतलब आंसर कितना है? 950 है। इस तरह की सिचुएशंस खड़ी करी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूजेज ऑफ बिट्स, है ना। तो क्या कहते हैं ये, टू नो
frequency of tuning fork, frequency of unknown tuning fork, unknown tuning fork. अननोन ट्यूनिंग फोर्क की हम फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, पता करेंगे। तो देखिए मैं पता करता हूं अननोन ट्यूनिंग फोर्क। जैसे मान लो ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये ट्यूनिंग फोर्क है, और ये दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है। इसके बारे में हमें नॉलेज है और इसकी नॉलेज पता नहीं है। मान लीजिए इसके पास इसका जो है ना कुछ भी फ्रीक्वेंसी है इस वाले ट्यूनिंग फोर्क की, कुछ सपोज कर लो, मान लो 252 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 252 है, राइट। तो ए वाले की फ्रीक्वेंसी हमें पता है पहले से 252। बी जो है ना इसकी फ्रीक्वेंसी हमको पता नहीं है, वी डोंट नो। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को एक साथ वाइब्रेट करेंगे, दोनों को एक साथ बजा दो, फिर उनकी आवाज को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो हमने ए और बी दोनों को बजा दिया साथ साथ, फिर इनकी साउंड को हमने सुना। जब सुना तो देखिए क्या हुआ, सुना तो जो इनका बीट फ्रीक्वेंसी आया ना वो 4 बीट्स पर सेकंड आया, डेल्टा बराबर 4। ये सुनाई देगा आपको, एक सेकंड में 4 बार कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ऐसे सुनाई देगा। तो एक सेकंड में 4 फ्रीक्वेंसी हो गई बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में 4 बार होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब बताओ बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ए की आपको नोन है, बीट फ्रीक्वेंसी 4 है, तो बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? बी की फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है कि 256 हो और पॉसिबल है कि 248 हो। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो 256 होगा या 248 होगा, एक आंसर होगा। आप कैसे पकड़ें इसको? तो इसको पकड़ने के लिए तरीका है, इसको पकड़ने के लिए मेथड है, वो मैं बता देता हूं आपको। देखो इसको पकड़ने के लिए मेथड बता रहा हूं मैं कि हाउ टू कैच दैट आउट ऑफ द टू विच इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए उसको कहते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग, वैक्सिंग एंड वेनिंग। वैक्सिंग एंड वेनिंग का मतलब क्या है कि अगर किसी भी ट्यूनिंग फोर्क का वजन बढ़ा दिया जाए, इफ weight of any tuning fork, if weight of any tuning fork if weight of any tuning fork is increased, if weight of any tuning fork is increased, if weight of any tuning fork is increased, then its frequency decreases. Weight of any tuning fork is increased, then its frequency decreases. Frequency decrease होगी, weight increase होगा, frequency किसी भी tuning fork की, है ना। वेनिंग का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग। If weight decreases, then frequency increases. अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। देखो किसी भी ट्यूनिंग फोर्क का वेट आप चाहें तो बढ़ा सकते हो, कैसे? उसके ऊपर कुछ चिपका लो, ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर कुछ भी चिपका लो, थोड़ा सा कोई एडहेसिव चिपका दो, कोई टेप चिपका दो, कागज चिपका दो, या क्या कहते हैं उसको, कोई वैक्स लगा दो उसके ऊपर, मोम चिपका दो, थोड़ा सा वैक्स चिपका दो, वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ जाएगा तो उसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। जिसका आपने वेट बढ़ाया है उसी की फ्रीक्वेंसी घटेगी, राइट। अच्छा, अगर मान लो आपने हल्का बना दिया ट्यूनिंग फोर्क को, हल्का कैसे बनेगा सब ट्यूनिंग फोर्क? ट्यूनिंग फोर्क हल्का बनाया जा सकता है, उसे थोड़ा सा छील करके, थोड़ा सा रगड़ करके, थोड़ा सा काट करके उसे लाइट बनाया जा सकता है। अगर आपने ट्यूनिंग फोर्क को लाइट बनाया तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। अब हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उसको देखो, इस तरह की सारी प्रॉब्लम, तमाम प्रॉब्लम्स होंगी जिनका सोल्यूशन आप निकाल सकते हो,
जिनका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। देखिए बड़ा आसान है, बड़ा आसान। आपको करना क्या है यहाँ पर, देखिए कि जब ये जो है ना 252 वाला, इसको और इसका डिफरेंस निकाला तो 4 आया था, 4 आया था तो हमने क्या किया, इसको 256 और 248 भी है राइट। अब इनमें से एक सही है एक गलत है, तो वो हम पता करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इस ए वाले के ऊपर थोड़ा सा वैक्स लगा देते हैं, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी कि अभी 252 है, इससे कम होगी ए की लगाने के बाद। तो हमने इसकी वैक्सिंग कर दी, वैक्सिंग करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। फिर हमने वापस से बीट चेक किया, बीट कितने बीट बन रहे हैं, पहले बीट कितने बन रहे थे 4, फिर वापस से चेक किया तो पता लगा अब तो बीट 2 ही हो गए, 2 हो गए, इसका मतलब कम हो गए, बीट कम हो गए। तो अब आप बताओ, इसका तो अपन ने भारी किया ना, फ्रीक्वेंसी घटी है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई और बीट भी डिक्रीज हो गई। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, 248 होना चाहिए। फिर से सुनिए, अगर हमने इसको डिक्रीज किया तो इसको डिक्रीज करके तो 252 से कम आएगा ना, और हमारा बीट भी कम हो गया तो 248 के आंसर होगा ना, डिफरेंस कम हो गया। चलिए अब अगर मान लो इसको हमने जो है वैक्सिंग की बजाय इसकी वेनिंग की होती, कि इसको घटा दिया होता, इसको काट दिया होता, छील दिया होता, तो जवाब क्या आता? तो जवाब पता है क्या आता, कि अगर मान लो हमने इसको, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बढ़ गई तो बढ़ गई और फिर डिफरेंस घट रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद अगर डिफरेंस घट रहा है तो आपका आंसर होगा 246। अच्छा, क्वेश्चन मेकर जो होता है ना, कोई जरूरी नहीं ए की ही बढ़ाए घटाए, वो बी की भी बढ़ा घटा सकता है। कुल मिलाकर के आपको अपनी जो है ना वो जो इंटेलिजेंस है आपको उसका यूज लेना पड़ेगा, और आपको जो है फैसला करना पड़ेगा कि क्या होने जा रहा है, राइट। तो आप इस तरीके से बीट्स का जो है ना ये लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। बीट्स बहुत सारे मतलब ट्यूनिंग फॉर्म के हो सकते हैं। देखो एक छोटा सा सवाल बताता हूँ आपको, जैसे मान लो आपके पास में 50 ट्यूनिंग फोर्क है, या चलो 51 ट्यूनिंग फोर्क है, जैसे आप एक ट्यूनिंग फोर्क, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क, तीसरा ट्यूनिंग फोर्क, कितने ट्यूनिंग फोर्क, 51 है साहब, 51 ट्यूनिंग फोर्क टोटल। तो दिस ट्यूनिंग फोर्क इज नंबर 1 ट्यूनिंग फोर्क, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 51st। अब हुआ क्या है कि आपको कुछ ऐसा दे रखा है कि इन सब की फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कितनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और सबके बीच में 4-4 बीट बन रहे हैं, 4 बीट, सबके बीच 4-4, और इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू 1 है, इसको न्यू बोल दो। अब बताओ फाइनल वाले की कितनी होगी, क्योंकि 4-4 इंक्रीजिंग है, 4-4 के बीट बन रहे हैं और 51 है, तो देखिए सुनिए, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है ना पहले वाले की, तो इसकी न्यू +4 होगी, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की न्यू +8 होगी। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी न्यू फाइनल है ना, फाइनल बोलो इसको, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी न्यू +200, 50 टाइम्स इंक्रीज होगा ना, 51 है ना वो, ये 1 है, 1 वाला 0 है, वो वाला 50 हो जाएगा, तो 50 × 4 200 आ जाएगा। अगर आपको मान लो एग्जाम में दे रखा है कि दिस वन इज 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो देखो इस अगर क्वेश्चन आया है तो आई डोंट नो व्हाट विल बी इन योर एग्जाम, मान लीजिए कि दिस इज 4 टाइम्स ऑफ दिस वन, तो मैं कहूंगा न्यू +200 इट इज इक्वल टू 4 न्यू, तो थ्राइस न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, अच्छा 4 टाइम्स है ना, हाँ 4 टाइम्स है, इसको आप ऐसा करो 3 टाइम्स कर दो इसको, है ना, इसको 3 टाइम्स मान लो, ऐसे मतलब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ठीक बन जाएगा ना, 3 टाइम्स मानेंगे तो वो 2 न्यू आ जाएगा, 2 न्यू आ जाएगा तो 200 आएगा, 200 आएगा तो न्यू इक्वल टू 100 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो तो क्वेश्चन क्रिएट करने वाले की इच्छा है, जो मर्जी है, राइट। तो इस तरीके से आपका बीट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम जो है ना ट्यूनिंग फोर्क के बारे में बात करेंगे और डॉपलर इफेक्ट के बारे में।